हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन हब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। इस वाले सब्जेक्ट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था विस्कोसिटी टॉपिक, और विस्कोसिटी जिसे हिंदी में श्यानता बोला जाता है वो मैंने आपको समझाया था कि विस्कोसिटी काम कैसे करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की बताई थी? दो टाइप की बताई थी। कौन कौन सी? पहली बताई थी डायनेमिक। कौन सी? डायनेमिक। दूसरी बताई थी काइनेमेटिक। ठीक है, दूसरी बताई थी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का भी मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, उसे डायनेमिक क्यों बोला जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक को हम कैसे डिनोट करते हैं। डायनेमिक को हमने ऐसे डिनोट किया था, इस वाले सिंबल से डिनोट किया था। और इसकी जो यूनिट थी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या थी? लास्ट वाले लेक्चर को अगर आप याद करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड क्या स्क्वायर? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो सीजीएस यूनिट थी वो क्या थी? डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायन नहीं है, डाइन है। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? देखो, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है। न्यूटन अगर सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो डाइन बन जाता है, सेकेंड सेकेंड ही रहता है और मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वन डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है पॉइस के बराबर। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? पॉइस है। क्या नाम है? पॉइस। बेसिकली ये जो पॉइस है, ये जो यूनिट आई है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पॉइजली। ठीक है, तो उनके नाम पे ये यूनिट पड़ी थी, सीजीएस यूनिट पॉइस। और ये वन पॉइस जो होती है, वन पॉइस होती है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 पॉइस। आप इसमें से कोई सा भी याद कर सकते हैं, या तो आप इसे याद कर लीजिए या आप इसे याद कर लीजिए। दोनों में से कोई सा भी एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइंट्स में दे देता है और उसको आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए आपको ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशन में से एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो वो लास्ट वाला लेक्चर मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था। इसके बाद आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में भी मैंने आपको काइनेमेटिक का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि काइनेमेटिक क्या होता है। काइनेमेटिक साइंस की कौन सी ब्रांच है उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? देखो, अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं न्यू से। इससे डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू से, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट किया जाता है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो ये क्या होती है? देखो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज द रेशियो, किसका रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड ही क्यों? हमने यहाँ पे बॉडी क्यों नहीं बोला? क्योंकि विस्कोसिटी तो भाई साहब डायनेमिक विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी तो सिर्फ फ्लूइड की होती है, सॉलिड्स की नहीं होती। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि विस्कोसिटी या श्यानता सिर्फ फ्लूइड की ही मानी जाएगी, फ्लूइड के लिए ही निकालते, फ्लूइड के अंदर ही विस्कोसिटी होती है, सॉलिड्स के अंदर विस्कोसिटी नहीं होती। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स
डेंसिटी टू इट्स डेंसिटी टू इट्स डेंसिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जो न्यू होता है वो क्या होता है, न्यू बराबर, देखो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू, म्यू, और डेंसिटी क्या है, रो। इन दोनों का रेशियो है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, म्यू और रो का रेशियो, म्यू और रो का रेशियो, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए म्यू अपॉन रो, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर म्यू अपॉन रो होती है, म्यू अपॉन रो होता है, जहां पर ये क्या होता है, ये होता है म्यू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो होता है डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। और न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालनी है, देखो किसी भी चैप्टर में या किसी भी आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जब तक आप यूनिट्स निकालना, यूनिट्स के साथ खेलना नहीं सीखेंगे, तब तक वो चैप्टर, वो न्यूमेरिकल चैप्टर या वो न्यूमेरिकल टॉपिक आपके लिए अधूरा है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्यों, थियोरेटिकल चैप्टर भी वो आपके लिए अधूरा है जब तक आप उसकी उसकी जो यूनिट्स है उसको आप अच्छे से ड्राइव करना, अच्छे से निकालना, अच्छे से इंटर कन्वर्जन करना, कि आपने एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया, दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर लिया। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आएगा वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर उसने जरा सा भी घुमा दिया, न्यूमेरिकल में अगर 2-3 वैल्यूज दे दी अलग अलग यूनिट्स में और आपको कन्वर्जन करना पड़ गया और आपकी कन्वर्जन स्ट्रांग नहीं है, आपकी जो कन्वर्जन एबिलिटी है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की, वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या बताई थी, एसआई यूनिट बताई थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी की यूनिट क्या बताई थी, डेंसिटी की यूनिट क्या बताई थी, केजी पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट बताई थी, ठीक है। और वहीं पर सीजीएस यूनिट क्या बताई थी, सीजीएस यूनिट बताई थी डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या बताई थी, इसकी सीजीएस यूनिट बताई थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो केजी सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राम ले लेते हैं, केजी एसआई में होता है, एसआई में वॉल्यूम यूनिट होती है मीटर क्यूब, सीजीएस में वॉल्यूम यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये किसका रेशियो है, म्यू और रो का। तो जो इसकी यूनिट आएगी, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आएगी, वो भी इन दोनों के रेशियो से ही निकल के आएगी, ठीक है। ये आप फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे। तो अगर हम न्यू की एसआई यूनिट की बात करें, न्यू की इस वाले न्यू की एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हम म्यू की एसआई यूनिट और रो की एसआई यूनिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, म्यू की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। बात क्लियर है। अब देखिए ये जो यूनिट है, ये हम कोशिश ये करते हैं जब भी हम यूनिट को निकालना चाहते हैं, यूनिट्स को निकालना चाहते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास सारी जो यूनिट्स आए यहाँ पे, वो सारी फंडामेंटल यूनिट्स आए। कौन सी यूनिट्स आए, फंडामेंटल यूनिट्स आए। अब देखिए ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन जो है, ये न्यूटन
क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड, ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे। ये जो न्यूटन है ये ड्राइव्ड यूनिट है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फंडामेंटल में। देखो न्यूटन किससे मिलके बना है, न्यूटन बना है एम ए से, या एम ए से, या एम जी से, ठीक है भाई। 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। एम क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह मैं केजी पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड, और यहां पे मीटर स्क्वायर, और यहां पे आ गया केजी पर मीटर क्यूब। अब इसको यहां पे, ये चीज यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा, केजी मीटर की पावर 4 सेकेंड अपॉन केजी सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए, केजी से केजी कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर का एक सेकेंड ऊपर वाले सेकेंड से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां पे मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, यहां के मीटर की पावर 4 से मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर के मीटर स्क्वायर बना देगा, ठीक है, ऊपर। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा मीटर स्क्वायर और नीचे बचा सेकेंड। तो हमारी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो न्यू की जो एसआई यूनिट आएगी, न्यू की जो एसआई यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या आएगी, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो मीटर स्क्वायर किस क्या है, एसआई है, इसकी सीजीएस क्या हो जाएगी, इसकी सीजीएस हो जाएगी मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड जो होता है वो कॉमन होता है सीजीएस में, तो ये हो जाएगा सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी को ही, इसी टर्म को बोला जाता है स्टोक, स्टोक, स्टोक यानी 1 स्टोक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होगा, अच्छा एक रिलेशन आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इसमें तो क्या होता है, देखो क्या होता है, 1 स्टोक बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, ठीक है। 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये वाली, या तो आप ये वाली याद कर लीजिए या आप ये वाली याद कर लीजिए, दोनों एक ही है। या तो आप ऊपर वाली याद कर लीजिए या नीचे वाली याद रखिए। इसके बाद एक ये डेफिनेशन है, ये तो म्यू अपॉन रो। इसके बाद 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है। सीजीएस क्या होता है, सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 स्टोक क्या होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हमने अब तक पढ़ लिया विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी 2 टाइप की पढ़ ली, डायनेमिक और काइनेमेटिक। डायनेमिक भी पढ़ लिया और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी पढ़ लिया, डायनेमिक विस्कोसिटी भी पढ़ लिया और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें अब तक क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बल्क मॉड्यूलस।
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे इलास्टिसिटी का बल्क मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी का बल्क मॉड्यूलस ये क्या होता है? इट इज द रेशियो, अभी पढ़ाएंगे इसे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर, change in pressure in the fluid, in the fluid to the volumetric strain। कौन सा strain? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द, चेंज इन प्रेशर इन द फ्लूइड टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर किससे डिनोट करते हैं? चेंज इन प्रेशर डिनोट करते हैं हम डेल्टा पी से। किससे? डेल्टा पी से। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन वी से। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है के से। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by K। K, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय K। अब ये K क्या होता है? देखो, K बराबर होता है डेल्टा P अपॉन, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं इसे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब चेंज इन प्रेशर क्या होता है? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन वी, यानी के बराबर, के बराबर डेल्टा पी अपॉन, देखो एप्सिलॉन वी, आप ये सब चीजें पढ़ के आए होंगे, आपने पहले भी ये चीज पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन वी जो होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज इसमें बता देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है ये क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है? नो यूनिट, यूनिट लेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है यूनिट लेस होता है। भाई कोई भी स्ट्रेन हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, चाहे लेटरल स्ट्रेन हो, चाहे लीनियर स्ट्रेन हो, वो सब यूनिट लेस होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। डेल्टा वी की भी वो यूनिट होगी और वी की भी यूनिट वही होगी, दोनों आपस में अनुपात में है, तो दोनों की यूनिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। इसका मतलब एप्सिलॉन वी की कोई यूनिट नहीं होगी। वहीं पर चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चेंज इन प्रेशर, यानी चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा पी, यानी P2 बाय P2 माइनस P1। तो इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। ठीक है, तो K की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, इट्स
एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है। अगर हम ये एसआई यूनिट है, अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करें तो ये आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां पे हमने यहाँ पे भी देखा था ना, यहाँ पे देखिए न्यूटन डाइन में कन्वर्ट हो रहा था सीजी में, वैसे ही यहाँ पे भी न्यूटन डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको अब तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर इन द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर कैसे कर सकते हैं? चेंज इन प्रेशर, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक गुब्बारा है, क्या है? गुब्बारा है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है या हवा भरी हुई है। ठीक है, आपने क्या काम किया? आपने उस गुब्बारे के ऊपर प्रेशर लगाया, आपने उस गुब्बारे के ऊपर प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा? अगर वो फट नहीं रहा तो वो प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा? वो उस गुब्बारे का साइज कम होगा। आपने उसमें बाहर से प्रेशर लगा रहे, बाहर से उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस गुब्बारे का साइज कम हो जाएगा। उस गुब्बारे का जब साइज कम हो जाएगा तो उसके अंदर प्रेशर में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेशर में चेंज आ जाएगा। अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली जब आप उसे दबा रहे हैं तो उस गुब्बारे का साइज भी कम होगा, और उस गुब्बारे का साइज कम होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो प्रेशर में आया हुआ बदलाव और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी वॉल्यूम में आया हुआ बदलाव, इन दोनों के अनुपात को के बोला जाता है, के। और यही के होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होती है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कौन सी बिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होता है? देखो, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आपने ये वाली डेफिनेशन याद कर रखी है, ये वाली चीज आपने समझ रखी है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी बॉडी को, किसी भी फ्लूइड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एयर है, हवा है। ठीक है, हवा है, और दूसरा आपके पास पानी है, और तीसरा आपके पास हनी है। ठीक है, आप हवा को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए हवा तीनों की बराबर क्वांटिटी है। कितनी है? 10 मीटर क्यूब है। 10 मीटर क्यूब की हवा है आपके पास, 10 मीटर क्यूब का ही पानी है, 10 मीटर क्यूब की ही हनी का वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि 10 मीटर क्यूब के ऊपर प्रेशर लगा लगा के उसको कंप्रेस करना, उसको छोटी से छोटी जगह में डालना है। तो आप एयर एयर को 10 मीटर क्यूब की एयर को बहुत ही छोटी जगह डाल सकते हो, बहुत ही छोटे स्थान पे वो आ सकती है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्वालिटी होती है, वो खुद को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकती है, खुद को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकती है। उसके बाद अगर हम पानी पे आते हैं, पानी जो है वो एयर से कम कंप्रेसिबल है। आप पानी को कंप्रेस तो कर सकते हो, वही पानी वही पानी आपके थाली के अंदर भी आ जाएगा, वही पानी आपके लोटे के अंदर भी, जग के अंदर भी आ जाएगा, और उतना ही पानी आप किसी बलून के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो पानी को आप कंप्रेस तो कर सकते हो, पर एयर से ज्यादा नहीं कर सकते। एयर को आप ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो पानी से, वहीं पर ही हनी को आप कम कंप्रेस कर सकते हो वाटर से। हनी जो होगा वो सबसे कम कंप्रेसिबल है इन तीनों में से। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी हमें यह बताती है कि कोई भी तरल पदार्थ कितना कंप्रेसिबल है, आप उसे कितने कम से कम घेरे में, कितने कम से कम आयतन में कंप्रेस कर सकते हो, दबाव दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने ये वाली डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आपको इस वाली डेफिनेशन को याद करने की कोई इशू नहीं होने वाला। क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। किससे? के से। कैसे डिनोट करते हैं? देखो, रेसिप्रोकल जो होता है टर्म, रेसिप्रोकल का मतलब होता है वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग। मान लीजिए आपके पास एक टर्म है ए, आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन ए। आपके पास एक टर्म है बी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन बी। ठीक है, तो उसी टाइप से कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है किसका? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के का। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? वन अपॉन के है। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल है ना, तो वन अपॉन है, रेसिप्रोकल का मतलब ही वन अपॉन होता है। तो रेसिप्रोकल किसका? के का, यानी वन अपॉन के। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? वन अपॉन के। अगर आपने के निकाल रखा है तो उसका बस वन अपॉन कर दीजिए, आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होती है? देखो, इसकी यूनिट निकालना और भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे के पढ़ रखा है। के अगर हमने पढ़ रखा है तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट निकालना और भी ज्यादा आसान है। के की एसआई यूनिट क्या है? के की एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगी? सीजीएस यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइन। ठीक है, ये चीजें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। क्या कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी का मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्रेसिबिलिटी कैसे यूज करते हैं उसका एग्जांपल आपको दिया। उसके बाद रेसिप्रोकल होता है किसका? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका सरफेस टेंशन। क्या आता है? सरफेस टेंशन। देखिए, सरफेस टेंशन आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा हो। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं देखे होंगे, डेली देखे होंगे। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ और टेंशन का मतलब होता है तनाव, पृष्ठ तनाव। इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव बोला जाता है। इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी किसी सरफेस के ऊपर आप लिक्विड को डालते हो, जग में रखते हो, स्विमिंग पूल में रखते हैं, नदी में पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, कोई भी लिक्विड होता है, पानी नहीं, कोई भी एक लिक्विड आप मान लीजिए, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें पानी है। क्या है? पानी है। पानी ले लेते हैं हम। ये हमारे पास कंटेनर में पानी है। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं कि देखो, पानी ऐसा तो दिखता नहीं, जैसे मैंने आपको लाइन बना के दिखा दी, पानी ऐसा नहीं दिखता, कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं दिखता।
जो कोई भी फ्लूइड होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स। ठीक है। और वही एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो कुछ ऐसे यहां पे पानी के रहते हैं, यहां पे और सरफेस पे भी रहते हैं। और सरफेस पे भी रहते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे किसी भी एक एटम को, किसी भी एक पार्टिकल को यहां से निकाल दूं, मान लीजिए मैं इसको निकाल रहा हूं, इस वाले पार्टिकल को निकाल देता हूं। निकाल क्या देता हूं? मान लीजिए मैंने इस वाले पार्टिकल पे माइक्रोस्कोप लगा दिया, इस वाले पार्टिकल पे क्या लगा दिया? माइक्रोस्कोप लगा दिया। तो ये पार्टिकल मुझे ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा साइज का, थोड़ा सा बड़ा साइज का दिखाई देगा। अब अगर ये मुझे बड़ा साइज का दिखाई देगा तो ये देखिए, कोई भी वस्तु किसी एक डेफिनेट शेप में, किसी एक डेफिनेट शेप में कैसे रहती है? जब उस पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो अगर पार्टिकल है, इसके अंदर प्रेशर लग रहा होगा, इसके अंदर क्या लग रहा होगा? प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। ये प्रेशर क्या होगा? ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो हर एक प्रेशर का वेक्टर एक दूसरे अपने पीछे वाले वेक्टर को कैंसिल आउट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्टिकल है, ये एक स्फेरिकल शेप में होगा, गोला शेप में होगा, गोलाधार शेप में होगा। ठीक है। तो जितने भी यहां पे पार्टिकल दिखेंगे आपको, जितने भी पार्टिकल दिखेंगे, ये सब किस शेप में होंगे? स्फेरिकल शेप में होंगे। किस शेप में होंगे? स्फेरिकल शेप बनाए रखे होंगे। कौन सी शेप बनाए रखे होंगे? स्फेरिकल शेप बनाए रखे होंगे। ठीक है। पर जैसे ही आप ऊपर वाली लेयर पे आते हो, इस वाली लेयर पे, सबसे ऊपर वाली लेयर पे, तो क्या होता है? ये वाली चीज अगर मैं इसको यहां पे बड़ा कर दूं तो ये कुछ ऐसे दिखती है, ये कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखता है, जिसमें जैसा यहां पे है वैसे यहां पे भी होता है। ये एक वेक्टर है, 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 और ये एक वेक्टर है। तो होगा क्या कि आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि यहां पर एक वेक्टर इस वाली दिशा में है और एक वेक्टर इस वाली दिशा में, एक फोर्स इस दिशा में लग रही है, एक फोर्स इस दिशा में लग रही है। तो वो तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? ये दोनों फोर्सेस इसको खींच करके रखती हैं। ठीक है। इस वाले पार्टिकल को खींच करके रखती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल होते हैं, उन सभी में यही प्रोसेस होता है, जिसके कारण आपने देखा होगा, जो पानी की सबसे ऊपर वाली सतह होती है, वो सबसे खिंची हुई होती है। ऐसा लगता है कि पानी की सबसे ऊपर वाली सतह एक चादर की टाइप में होती है, एक चादर की तरह खिंची रहती है। ठीक है। वो जो खिंचाव होता है वही सरफेस टेंशन होता है। आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जब हम समुद्र में या पूल में डाइव करते हैं, तो हमें यह बताया जाता है कि हम सबसे पहले अपने हाथों को नीचे लेकर के आए, बजाय अपनी छाती को। क्यों? ये एक चादर टाइप में खिंचाव बना रहता है। ठीक है। जब हम पानी के अंदर डाइव करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम इस चादर को भेद रहे होते हैं, और इस चादर को भेद करके नीचे जाते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी चीज को भेद करके नीचे जाएंगे तो
हम तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे कम एरिया घेर करके सबसे कम एरिया भेद करके नीचे जाएं। जितना ज्यादा हम एरिया घेरेंगे उस चादर को या किसी भी सतह को भेदने के लिए, उतनी ही ज्यादा हमें चोट लगने की संभावना होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपना मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करते हुए नीचे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा कर देंगे तो ये जो चादर है, ये जो फर्स्ट लेयर है, पहली जो लेयर है, ये वाली लेयर एक रिएक्शन डेवलप करेगी, ये रिएक्शन डेवलप करेगी और हमारी जो बॉडी है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण अगर हम मान लीजिए अपनी चेस्ट के बल या अपनी पूरी बॉडी के बल नीचे जाते हैं, डाइव करते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी पर भी एक इम्पैक्ट फील होता है, हमारी बॉडी पर भी चोट लगने की, पानी के कारण ही चोट लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि डाइवर्स को कि जब आप डाइव करें तो अपने हाथों के बल डाइव करें। वो क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन को कम से कम एरिया के साथ भेदने के लिए। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट है किसका, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन किसी भी फ्लूइड की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो हमेशा खिंचाव में रहती है, जो हमेशा खिंचाव की प्रकृति में रहती है। ठीक है, खिंचाव की प्रकृति में रहती है, तनाव की प्रकृति में रहती है। ये खिंची हुई चादर या खिंची हुई मेम्ब्रेन, आप इसे कह सकते हैं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, क्या होती है, it is defined as the stressed membrane of any fluid on the topmost layer of the liquid। ठीक है, it is defined as the stressed membrane of any fluid on the topmost layer of liquid या गैस। ठीक है, अब सरफेस टेंशन को दर्शाते हैं सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये इसका फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया तो आप सिग्मा की यूनिट निकाल सकते हैं। सिग्मा की यूनिट मतलब सरफेस टेंशन की यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, फोर्स किस में होता है, न्यूटन में, लेंथ किस में होती है, मीटर में। ये सब ऐसा यूनिट है। अगर फोर्स न्यूटन में, लेंथ मीटर में, तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर हो गई। ये किसकी यूनिट हमने निकाली, सरफेस टेंशन की यूनिट निकाली। तो आई होप आपको सरफेस टेंशन क्लियर हो चुका होगा। सरफेस टेंशन क्या होते हैं, सरफेस टेंशन को हिंदी में पृष्ठ तनाव बोलते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर भी दिया कि हम सरफेस टेंशन का यूज कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन को हम अपने लिए यूजफुल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने डेफिनेशन भी देखी और डेफिनेशन देखने के बाद हमने सिंबल भी बताया। सिंबल क्या होता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है और सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होती है, यानी न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट
होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। वो हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हमने जो देखा वो एक ब्रीफिंग यहां पे दे देते हैं। हमने देखा था विस्कोसिटी के दोनों टाइप देखे थे, डायनेमिक और काइनेमेटिक, इसकी यूनिट देखी थी। इसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट देखी थी। इंटर कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस यूनिट क्यों क्या होती है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ये चीजें न्यूमेरिकल में आ जाती है। डायरेक्ट आपको रिलेशन पूछ लेगा, आपको यूनिट देगा स्ट्रोक में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, पर आपको आंसर निकालना है एसआई में। जब तक आपको ये रिलेशन याद नहीं होगा आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। इसके बाद बल्क मॉड्यूलस देखा, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला देखा, उसकी यूनिट देखी, कंप्रेसिबिलिटी देखी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है 1/k होती है। उसके बाद सरफेस टेंशन देखा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आपको ये लेक्चर अब तक कैसा लगा आप इसकी फीडबैक दे सकते हैं, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें अब तक पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।